हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे चैनल पर लगातार डीएलएड की क्लासेज चल रही हैं, ठीक है? आप सभी को जो है सेमेस्टर वाइज़ क्लासेज प्रदान की जाती हैं, तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। और आप सभी का अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए साथियों, इस सीरीज़ में हम जो है डीएलएड की क्लासेज देख रहे हैं, राजन सीरीज़ में। और साथियों, आगे बढ़ेंगे हम तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने साथियों कुछ प्रश्नों को कर लिया था। आगे के प्रश्नों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी छात्र जो है इसका फायदा उठा सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए साथियों, किसका? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर Q बराबर IT, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, क्योंकि I बराबर दिया है Q अपान T, तो अगर हम T को इधर पक्षांतर कर दें तो Q बराबर हो जाएगा IT। जहाँ पर Q साथियों क्या है? विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश बराबर है, और I क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा है और गुणे जो है समय, गुणे समय आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्युत आवेश बराबर प्रवाह गुणे समय या विद्युत धारा गुणे समय, आपका Q बराबर IT। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर अगर I का मान हमको चाहिए तो T को इधर पक्षांतर कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा Q अपान T, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन में दिया है, तो ये चीजें आप आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों की व्याख्या इसलिए कर रहा हूं, अदर चैनल्स की तरह ये नहीं कर रहा हूं कि केवल प्रश्न पढ़कर उत्तर बता दिया और आगे बढ़ लिया। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए और आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो। मैरेस्मस तथा क्वासियोर, ठीक है, रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए दोनों जो है आपके विटामिन की कमी से होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, दोनों विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से होते हैं। देखिए मैरेस्मस रोग जो है साथियों, ये वयस्कों में होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ये जो क्वासियोर है, ये साथियों बच्चों में होता है। यही चीजें सेम होती हैं, लेकिन अगर साथियों बच्चों में हो तो उसको क्वासियोर कहते हैं, और अगर वयस्कों में हो तो उसको मैरेस्मस कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है, जो कि सुबह सूर्य की किरणों द्वारा ही मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। और साथ में आप ये चीज भी जानिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे साथियों रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। बी से बेरी रोग आपका, ठीक है। सी की कमी से अभी हमने ऊपर बताया स्कर्वी रोग, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका जनन क्षमता में कमी हो जाता है। के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपका क्या हो गया? सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई। विटामिन डी की कमी से आपका हमने देख ही लिया, मैरेस्मस व क्वासियोर होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तदाब मापा जाता है, तो रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है साथियों? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसको आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्तदाब का मान कितना होता है साथियों? 120/80 mmHg, ये इसका मान होता है। कितना मान अगर पूछ लिया जाए रक्तदाब का मान कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति में, तो आप कहेंगे 120/80 mm, यानी मिलीमीटर से पारे के दाब। Hg किसका होता है? मरकरी या पारा जिसको कहते हैं, ठीक है, mmHg, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता मतलब जो रक्त सभी को चढ़ाया जा सके, ठीक है, वो कौन सा रक्त होता है? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा ओ, रक्त समूह ओ। आपको पता होना चाहिए कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसको आपने किसने विभाजित किया था आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। ये इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस एग्जाम में भी आया था और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी, ठीक है। तो रक्त समूह को, रक्त को 4 भागों में किसने विभाजित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 भाग कौन है? एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ, ठीक है। ये 4 रक्त समूह होते हैं। तो ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, सभी को दिया जा सकता है। और अगर पूछे कि ओ में कौन सा, तो ओ माइनस। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही, यानी कि कौन सभी रक्तों को जो है, किस व्यक्ति में अगर वो रक्त पाया जाएगा तो कोई भी रक्त उसको चढ़ा दीजिए, यानी कि सभी को ग्रहण कर लेगा। तो सर्वग्राही कौन होता है? ए बी समूह जो होता है वह सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है। ए बी में आपका ए बी प्लस, अगर ए बी में भी प्रकार पूछे तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही और ओ माइनस, ओ निगेटिव जो होता है ये सर्वदाता होता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो साथियों ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सदैव सीधा होता है। और जो साथियों जीव भार का पिरामिड होता है ये सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। तो ऊर्जा एनर्जी सब हमेशा क्या होगा साथियों? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा मतलब सीधा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा की कुछ ना कुछ मात्रा होगी, उसमें ताकत होगी ऊर्जा में, तो वो हमेशा सीधा रहेगा। और जो जीव भार होगा वो भार मतलब वजन हमेशा क्या हुआ? लटका रहेगा। जैसे कि आप कहीं पर भी किसी पन्नी में कहीं किसी आपका जो है किसी भी चीज में अगर आप कोई भार देते हैं, अपने हाथ में कोई भार ले लेते हैं तो वह नीचे की तरफ भागता है, यानी कि उल्टा होता है। तो जीव भार उल्टा हो जाएगा और ऊर्जा हमेशा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो पिरामिड सदैव किसका सीधा होगा? ऊर्जा का। और जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह साथियों सदैव एक दिशात्मक होता है, बहुत दिशात्मक नहीं। जो ऊर्जा का प्रवाह होगा सदैव एक दिशात्मक होता है, ये चीज आप जानते रहिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण साथियों आपका वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, ना कि जल प्रदूषण, ना कि मृदा प्रदूषण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, कौन सी वायु जिम्मेदार होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया जिसको साथियों CH4 कहते हैं, NO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा साथियों आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो आपका शीतलक होता है, यानी कि जो आपका AC फ्रिज होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। इसके अलावा जल वाष्प भी आपका किस में आता है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों में आता है। ओजोन O3 भी किस में आता है? आपका ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसों में आता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है साथियों? जो ये गैसें जैसे CO2 बताया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बताया, NO2 बताया, ठीक है, CFC बताया, जलवाष्प बताया, ओजोन बताया, ये गैसें जब वातावरण में अधिक मात्रा में हो जाती है तो ये सूर्य की किरणों को साथियों क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है तो शाम के समय, रात्रि के समय जो है ये जितना उष्मा जो है सोखती हैं, अवशोषित करती हैं, उसको रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। तो आप देखते होंगे कि गर्मियों में शाम के समय जो है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। तो आपका जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण जितना अधिक होगा ग्रीन हाउस प्रभाव उतना अधिक होगा, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वार्म मतलब WARM, वार्म मतलब होता है आपका गर्म। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का गर्म होना। क्यों गर्म होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ऊपर हमने जो बताया आपको, CO2 मीथेन हो गया, HFC हो गया, CFC हो गया, जलवाष्प ओजोन हो गया, N2O हो गया, ऐसी गैसें जब वातावरण में अधिक मात्रा में होगी तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, और पृथ्वी क्या होगी? गर्म होगी। ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित? पृथ्वी के गर्म होने से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के गर्म होने की वजह से आपके जो है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, जहां पर अत्यधिक ठंड हमेशा पड़ती है, माइनस के टेम्परेचर रहता है, तो वहां जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि वातावरण गर्म होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो वहां की जो बर्फ जमी होती है वो धीरे धीरे पिघल रही है, जिसके कारण क्या होता है? समुद्र का जल स्तर क्या होता है साथियों? बढ़ रहा है। और समुद्र के किनारे बसे जो आपके क्षेत्र हैं, एरिया है, मकान है, वे साथियों क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे डूब रहे हैं।